नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने कई शायरों पे बात की। गालिब की बात की, मीर की बात की, अल्लामा इकबाल पे बात की। और एक शायर जिसको मैं लेना चाहता था, मतलब उर्दू के जिन 5 शायरों को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूं, और भी शायर पसंद आते हैं, लेकिन 5 लोगों को मैं शायद थोड़ा ऊपर रखता हूं। गालिब, मीर और इकबाल का नाम लिया, उसमें फिराक और फैज़ हैं। तो फिराक पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ सहम जाता था, क्योंकि फिराक को लेकर उनकी शायरी के जितने चर्चे हैं उससे कम उनके ज़िंदगी के नहीं, उनकी बदनामियों के नहीं। उनकी कई बातें बड़ी लगभग किस्सों में बदल गई हैं। उनकी शराब नोशी, उनकी विद्वत्ता, उनका गुस्सा, हिंदी से भी पंडिताओं किस्म के, हिंदी से भी उनकी चिढ़, ये सब बार बार अलग अलग जगहों पे तमाम तरह के किस्सों की शक्ल में पढ़ने को मिलता है। एक किस्सा जो मैंने पढ़ा था, उसके कुछ किरदारों के नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा था कि एक बार फिराक और सरदार अली जाफरी में किसी बात पे तीखा विवाद झगड़ा हुआ। उस समय फैज़ अहमद फैज़ जो थे, शायद उन्होंने सरदार अली जाफरी का साथ दिया। जब फिराक पाकिस्तान गए और एक साहित्यिक पत्रिका के दफ्तर पहुँचे, उन्होंने कहा फैज़ को बुलाओ, मुझे उनसे बहस करनी है। फैज़ आ तो गए, लेकिन फिराक से बहस करने को तैयार नहीं हुए। बाद में जब फिराक चले गए तो संपादक साहब ने पूछा कि भाई आप बात कर लेते, बहस कर लेते। कहते हैं कि फैज़ ने कहा कि अरे साहब, वो आदमी हिंदी का, उर्दू का, फारसी का, संस्कृत का, अंग्रेज़ी का सबका विद्वान है, मैं कहाँ बहस करता उससे। तो फैज़ की विद्वत्ता के ऐसे किस्से चला करते हैं। एक कहानी और मैंने सुनी है जिस पर मुझे कम भरोसा है, लेकिन बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिराक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, जब वो रिटायर हुए तो उनको बंगला अपना खाली करने का नोटिस मिला। उन्होंने उस नोटिस में 15-20 अंग्रेज़ी की गलतियां निकाल दी। कहा कि जब तुम एक प्रोफेसर को इंग्लिश के पहले नोटिस ठीक करके भेजो, ऐसा नोटिस तुम इंग्लिश के प्रोफेसर को कैसे भेजते हो। दोबारा नोटिस गया, वो गलतियां सुधार के फिर कुछ गलतियां निकाल दी। कहते हैं कि इसके बाद विश्वविद्यालय ने फिराक गोरखपुरी को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। हालांकि यह किस्सा ही है और इसको किस्से के आनंद की तरह लीजिए। इससे फिराक की शख्सियत के बारे में लोगों की जो राय थी वो खुलती है। मुझे नहीं लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय के, आज तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अंग्रेजी या हिंदी करीने से नहीं लिख सकते, लेकिन उस समय के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसी चूक होती होगी, इसका मुझे ख्याल नहीं है। बहरहाल मैं बात कर रहा था फिराक के बारे में, और मेरा ध्यान फिराक की शायरी पे होना चाहिए है। फिराक क्यों इतने बड़े शायर हैं? वो विद्वान बहुत बड़े हैं, ठीक है, स्कॉलर बहुत बड़े हैं, लेकिन स्कॉलरशिप कोई शायरी की गारंटी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि अच्छा विद्वान बहुत बड़ा शायर भी हो। तो जाहिर है कि अंततः अपनी शायरी के बल पे ही उर्दू के सबसे बड़े शायरों में गिने जाते हैं। लेकिन वो खूबी क्या है? उनकी कई खूबियाँ में जो तत्काल ध्यान में मुझे आती हैं, उनके यहाँ भी इश्क और हुस्न के चर्चे हैं, लेकिन उनका आशिक जो है वो मीर और गालिब की तरह का दीवाना आशिक नहीं है। वो दिल के दरिया में उतर के जान देने वाला आशिक जैसा मुझे नहीं लगता है। वो बहुत सोचता हुआ महबूब है। वो उनकी शायरी का जो किरदार है, वो लगता है कि हमेशा कुछ सोचता रहता है। एक फ़लसफ़ा सा ज़िंदगी के बारे में, उम्र के बारे में, इश्क के बारे में, शायरी के बारे में, ये सोचने का जो काम है, वो फिराक को अपने समय के दूसरे शायरों से, अपने पहले के दूसरे शायरों से काफ़ी अलग करता है। और फिराक की रेंज बहुत है। उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी बहुत बड़ी थी, और उसने भी फिराक को बनाया। मैं अचानक याद करना चाहता हूँ अगर,
तो आप देखिए कि किस तरह फिराक बड़ी मामूली बातों से बड़े गहरे अर्थ निकाल लेते थे। ये काम गालिब भी करते हैं, ये काम मीर भी करते हैं, फिराक इसको कुछ दूसरे ढंग से करते हैं। इतनी सादगी से वो एक ऐसा छुपा हुआ मानी खोज लाते हैं कि आप सोचते हैं कि अरे ये कहाँ से निकल आया। जैसे आंखों में जो बात हो गई है एक शरह हयात हो गई है। इसमें अचानक एक शेर आता है, गम से छूट कर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है। यानी गम से मुक्ति पाके भी आपने मतलब दुख से आप मुक्त हो जाएं तब आपको इस बात का अफसोस हो कि दुख कहाँ चला गया। तो गम से छूट कर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है। मुद्दत से खबर मिली न दिल की, शायद कोई बात हो गई है। दिल की खबर न मिलने का जो मामला है वो दूसरे शायरों के यहाँ चीख पुकार में बदल जाता है, कहा गया जिगर मेरा टाइप के गानों में बदल जाता है। फिराक के यहाँ बड़ी हल्की सी बड़ी मध्यम सी आवाज़ में, मुद्दत से खबर न मिली दिल की, शायद कोई बात हो गई है। जो चीज़ भी मुझको हाथ आई। यहाँ देखिए इश्क का असली मतलब यहाँ अचानक फिराक खोल देते हैं। जो चीज़ भी मुझको हाथ आई तेरी सौगात हो गई है। और ये पूरी गज़ल लंबी है। एक आखिरी शेर जिससे पता चलता है कि कैसे वो इश्क को ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े से जोड़ देते थे। क्या जानिए मौत पहले क्या थी, क्या जानिए मौत पहले क्या थी, अब मेरी हयात हो गई है। मौत ही अब मेरी ज़िंदगी हो गई है और घटते घटते तेरी इनायत मेरी औकात हो गई है। ये थोड़ा शरारती किस्म का शेर है। तो ये जो खूबी है फैज़ फिराक की, और मैं उनके वो अशार चुन रहा हूँ जो थोड़े हल्के हैं, जिसके मानी थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएं, लेकिन वो जो उलटमासी का खेल बोलते हैं, जो दो चीज़ों को जोड़ने का खेल बोलते हैं, वो फिराक के यहाँ खूब है और बड़े मज़े में आता है। रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी, इस अदा का तेरी जवाब नहीं, मेहरबानी भी सरगिरानी भी, दिल को अपने भी थे गम दुनिया में, कुछ बलाएं थीं आसमानी भी। तो ये जो पूरा अंदाज फिराक का है, इश्क नाकाम की है परछाई, शादमानी भी कामरानी भी, ये सब जो है खल्क क्या क्या मुझे नहीं कहती, कुछ सुनूं मैं तेरी जुबानी भी। मतलब दुनिया कुछ भी कहती है, मुझे बहुत कुछ कहती है, लेकिन सुनना तो मैं तुम्हारे मुंह से चाहता हूँ कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है। इश्क और हुस्न के जो उर्दू की एक पूरी रवायत रही है, इस फंदे के बाहर फिराक जाते हैं तो एक तरह का जो पुरखुलूस किस्म का शख्स सामने आता है, पूरी गैरत के साथ खड़ा, शायरी में ज़िंदगी में जिस गुस्से के लिए, जिस ईगो के लिए वो जाने जाते थे, कई बार उनकी शायरी में भी झलक आता है। बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह ज़िंदगी नहीं मिलती, बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह ज़िंदगी नहीं मिलती, लेने से ताज़ो तख्त मिलता है, लेना पड़ता है, मांगे से भीख नहीं मिलती, गैबदा है मगर खुदा को भी नीयत आदमी नहीं मिलती। और फिर देखिए फिराक का अंदाज, एक दुनिया है मेरी नज़रों में पर वो दुनिया अभी नहीं मिलती। ये बात करते हुए मुझे ख्याल आ रहा है, फिराक ने लंबी बहर की भी बहुत सारी गज़लें लिखी हैं और उनमें जो भाषा का प्रयोग है वो उर्दू के अनुशासन को, उर्दू शायरी की उर्दू गज़लों के अनुशासन को जैसे तोड़ देते हैं। कई बार वो कई बार बड़े मज़े में ऐसी बात कह जाते हैं, एक शबे गम वो भी थी जिसमें जी भर आए तो अश्क बहाएं, एक शबे गम ये भी है जिसमें ए दिल रो रो के सो जाएं। और इसमें एक शेर है जो मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आप देखिए भाषा का क्या इस्तेमाल करते हैं फैज़। अलग अलग बहती रहती है हर इंसान की जीवन धारा, देख मिले कब आज के बिछड़े, ले लूं बढ़ के भलाएं तेरी भलाएं,
जीवन धारा शब्द तो मुझे लगता है हिंदी कविता आम बोलचाल की भाषा से भी बाहर हो चुका है, लेकिन वो फिराक की शायरी में है और बड़ी अदा के साथ मौजूद है। और जिस बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ बार बार कि फिराक का शायर, फिराक का आशिक कुछ सोचने वाला है, वो चीखने वाला नहीं है। वो अपने गम के बारे में सोचता है, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचता है। ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आँख नम नहीं, तुम भी तो तुम नहीं हो आज, हम भी तो आज हम नहीं। नशा संभाले है मुझको, बहके हुए कदम नहीं। मौत अगरचे मौत है, मौत से जीस्त कम नहीं। तो ये जो चीज़ है फिराक में, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कई बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक बात तो और कि फिराक में तरक्की पसंदगी भी बहुत है। चूँकि उनका अध्ययन बहुत बड़ा था, उनकी कई तो बहुत बड़े गीत हैं जो सभ्यता के बारे में, जो अंग्रेज़ों के इस बयान के बारे में कि उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध जीता, उसको खारिज करते हुए उनकी एक बड़ी लंबी नज़्म है। वो भारत और सभ्यता के निर्माण के बारे में उनकी एक लंबी नज़्म है। अपनी उर्दू शायरी की परंपरा के बारे में, यानी वो सबसे अलग दिखते हैं, लेकिन मीर के लहजे में उन्होंने कई बातें कही हैं और कम से कम 4 गज़लें उन्होंने उसका शीर्षक ही दिया है तर्ज़ मीर। फुरकत की गमगी रातों को याद में तेरी रोले हैं, तारों को जब नींद आए है हम भी घड़ी भर सोले हैं। साखी भला कहाँ किस्मत में अब वो छलकते पैमाने, हम यादों के जाम चूम के सूखे होठ भिगोले हैं। और इसी में आखिरी वो कहते हैं, वो अब अक्सर बीमार रहे हैं, कहीं नहीं निकले हैं फिराक, हाल चाल लेने उनके घर कभू कभू हम होले हैं। ये कभू कभू और होले हैं वाली शब्दावली जो है मीर की है। इसकी अगली गज़ल देखिए, गोरस गुंचे पंखुरियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बो गुलशन में पर तोले हैं। और अंत में इसके बाद भी ये गज़ल है, लेकिन जो फिराक सीधे कबूल करते हैं, सदके फिराक एजाजे सुखन से के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। उसके बाद है, अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता अब तो बहुत कम बोले हैं। तो ये मीर के लहजे में फिराक हैं। और जिसमें नज़्म की बात कर रहा था वो बहुत लंबी नज़्म है और उसका वास्ता धरती की करवट उसका नाम है। सूरज चांद अंगड़ाई लेंगे, तारे अपनी गति बदलेंगे, पर्वत सागर लहराएंगे जब ये धरती करवट लेगी। इसकी आगे की पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लाल किला और ताजमहल, देख इलोरा और अजंता, कपिल वस्तु का राजमहल, रोमो यूनान की वो फनकारी, मिस्र देश के वो एहराम, कस्तुनतुनिया के कंगूरे, कसर के कसरे बहराम, काशी दिल्ली एलियम पीसा के वे धरहरे मीनार, उज्जैन और शिराज और गजनी, अलहमरा के दरो दीवार, नीले सपनों की झिलमिल में अटलांटिस का वो जलसेज सेज, जुग जुगांतर के बरसे वो को पीढ़ी पीढ़ी दिया सहेज, मार्शिस कीनिया टंगानिका, लंका बंका सिंगापुर, ये किसने लहला दिया है जल थल को नज़दीक और दूर। ये जो आने वाला ज़माना है, झलक रहा है नगर मास्को, न्यूयॉर्क का वो जर्वे सलीम, वो जादू निर्माण कला के, लेनिनग्राड और डेपरडोन, रूस के वो मुरीद थे। और रूस के बारे में मतलब ये सारा उस प्रगतिशील क्रांति के बारे में है जिसने दुनिया बदल दी है। और वो इस बात को भी परखते हैं कि जो रूस के बारे में उन्होंने बहुत शानदार ढंग से लिखा है। नई दुनिया, रूस चीन की कंपित किरणें नव प्रभात की आभा लाई, नव जुग का संदेशा लाई,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम आगे पीछे ऊपर नीचे देश देश में दुनिया भर के तोड़ रही है दम तारे की। सुर्ख सवेरा होने को है भारत के आकाश में साथी, उदयाचल की ओट से साथी वो रक्तिम पर फूट रही है। अंगड़ाई तोड़ता एशिया, बंद आंखें मलता अफ्रीका, दमन दलित हबशी अमेरिका, गहरी नींद से चौंक उठे हैं। देश देश में महाक्रांति की रनचंडी हुंकार रही है। सौ बल खाती हुई कुचलकर या नागन फुफकार रही है। तीजो सूबा कोना कोना जाग उठेगा, चप्पा चप्पा जाग उठेगा, तपता तपता जाग उठेगा, कस्बा कस्बा जाग उठेगा, सुबह सुबह जाग उठेगा, दरिया दरिया जाग उठेगा, सहरा सहरा जाग उठेगा, जीवन सपना जाग उठेगा। इनको पढ़ते हुए मुझे कभी शमशेर की याद आ रही थी, कभी वो कविता भी मैं चाहूँगा पढ़ना, अमन का राग, और कभी फैज़ याद आ रहे थे जिन्होंने अफ्रीकी बच्चे के प्रति, ईरानी तुलबा के प्रति कविताएं लिखी। तो फिराक की कविता का मकाम बहुत बड़ा है, उनकी शायरी जो है बहुत फैली हुई है, उसको 10-15 मिनट के वीडियो में समेटना संभव नहीं। ये कोशिश बस याद दिलाने की है कि आप अपने इस महबूब शायर को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, आपको एक अलग तरह का रस, एक अलग तरह का सुख मिलेगा। फिराक जो है वो इसी तरह पढ़े जाएंगे, पढ़े जाते रहेंगे। शुक्रिया।